हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। सबसे पहले बात उपचुनाव के दंगल की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में आगामी रणनीति को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। उपचुनाव का किला फतेह करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही। बीजेपी रोजाना नए नए प्लान तैयार कर रही है और इसी क्रम में अब दीपक से कमल ये नया प्लान बनाया है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में बीजेपी ने इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसके तहत बीजेपी 21 अक्टूबर को उपचुनाव वाले 3067 बूथों पर जनसंघ का स्थापना दिवस मनाएगी और इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों की थीम दीपक से कमल या जनसंघ से भाजपा होगी। जनसंघ का चुनाव चिन्ह कभी दीपक हुआ करता था, जबकि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। आज चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे तय कर दिए और आने वाले वक्त में केंद्रीय मंत्री चुनावी क्षेत्रों में ताबड़तोड़ प्रचार करते सभाएं लेते नजर आएंगे। तो उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रबंधन समिति ने बैठक की और एक और कार्यक्रम तैयार है। स्थापना दिवस के ऊपर यह खास कार्यक्रम रखा गया है। दीपक से कमल इस नाम से इस कार्यक्रम को जनता के बीच ले जाया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव को लेकर आने वाले कार्यक्रम तय कर लिए, उसको लेकर केंद्रीय मंत्रियों के दौरे तय कर लिए और आज एक नए कार्यक्रम का ऐलान हुआ है। दीपक से कमल, पहले जनसंघ के समय दीपक चिन्ह हुआ करता था और अब भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल चिन्ह है। तो दीपक से कमल इस अभियान के तहत जनता को पार्टी से जोड़ने का प्रयास होगा। 3000 से ज्यादा बूथों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम करेगी। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कई तरीके, कई नाम और कई अभियानों के द्वारा चुनावी क्षेत्रों में बीजेपी पैठ मजबूत कर रही। देखिए पुनीत, बिल्कुल, और कार्यकर्ताओं को कैसे सक्रिय रखा जाए, इसके अलावा बूथ तक मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में किस तरीके से लाया जाए, डेली नई रणनीति जो है बीजेपी के नेता तैयार कर रहे हैं और उपचुनाव प्रबंधन उसमें नए नए कार्यक्रम भी देखने को मिल रहे हैं। अगर आने वाले कार्यक्रमों की बात करें तो 20 तारीख को शरद पूर्णिमा और वाल्मीकि महोत्सव जो है सभी 3067 बूथों पर धूमधाम से मनाया जाएगा और इसके लिए बीजेपी ने एक एक मतदान केंद्र पर 20 जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेदारी दी है और 20 ये कार्यकर्ता जो है 2 तारीख तक, जब माफ कीजिएगा 30 तारीख तक जब तक वोटिंग होगी तब तक है ना तैनात रहेंगे और मतदाताओं को बूथ तक लाने का काम जो है इन कार्यकर्ताओं के जिम्मे रहेगा। इसके अलावा 21 तारीख को जनसंघ का स्थापना दिवस है, धूमधाम से बीजेपी इसको मनाने की तैयारी कर रही है। सभी 3067 बूथों पर जो है कमल की रंगोली की जाएगी, उस पर दीपक जो है वो रखा जाएगा और मतदाताओं को बताया जाएगा कि बीजेपी का जो सफर है वो किस तरीके से पूरा तय किया गया है, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इसके दौरान जो बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं उनके जीवन के जो प्रमुख अंश है वो भी कहीं ना कहीं बताए जाएंगे, जो गोष्ठियां और जो प्रबुद्धजन सम्मेलन उनके माध्यम से। पर लेकिन नए प्लान के तहत अगर बात की जाए तो अब बड़े नेताओं की एंट्री उपचुनाव में होने वाली है। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे तय कर लिए गए हैं। 21 तारीख से केंद्रीय मंत्री जो है उपचुनाव के अंदर पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर का 5 दिन का दौरा कार्यक्रम तय किया गया है उपचुनाव के क्षेत्र में। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिन सभी सीटों पर प्रचार करेंगे। उमा भारती को भी सक्रिय किया जा रहा है। 21 तारीख के बाद वो भी चुनावी मैदान में नजर आएंगे। कैलाश विजयवर्गीय के भी दौरे कार्यक्रम तय किए गए हैं। पर एक और खास रणनीति पर बीजेपी काम कर
रही है। अगर मध्य प्रदेश की चारों उपचुनाव की सीटों पर बात करें, खंडवा लोकसभा और तीनों विधानसभा की उपचुनाव की सीटों पर बात करें, तो इनमें चित्रकूट और रैगांव जो 17 से लगी हुई है, इनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। लिहाजा उत्तर प्रदेश से इस जो मतदाता जहां पर जिस बड़ी संख्या में और जिनका प्रभाव है, वहां से बड़े नेताओं को लाने की तैयारी की जा रही है और उनके प्रवास कार्यक्रम तय किए जाएंगे। साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि किसी वर्ग विशेष में जहां पर उनका प्रभाव है, वहां पर उनका रात्रि विश्राम कराया जाए और प्रमुख नेताओं के साथ में उनकी बैठक कराई जाए, जिससे कि बीजेपी के पक्ष में एक माहौल बने और वोटर जो है किसी विशेष तबके के बीजेपी के पास में आए। और अलग अलग वर्ग, अलग अलग जातिगत आधार पर बीजेपी ने पूरी रणनीति तैयार की है, जिसमें कुशवाहा समाज की हम बात करें या फिर क्षत्रिय समाज के नेताओं की बात करें, लगभग इसी तरीके से ब्राह्मण नेताओं को लाने की तैयारी कर रही है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो जोबट और खंडवा के अंदर वहां पर बीजेपी ने प्लान किया है कि खंडवा का एक बड़ा हिस्सा जो है महाराष्ट्र से लगता है, बुरहानपुर की बात की जाए या फिर खंडवा की बात की जाए, महाराष्ट्र से एक हिस्सा लगता है। और साथ ही साथ जोबट और खंडवा की कुछ सीमाएं जो हैं गुजरात से लगती है। लिहाजा गुजरात और महाराष्ट्र से नेताओं को लाने की तैयारी की जा रही है। पंकजा मुंडे चूंकि मध्य प्रदेश की सह प्रभारी हैं, महाराष्ट्र से एक बड़ा नाम आता है उनका, खंडवा के अंदर वो प्रचार करती हुई नजर आएंगे और ये माना जा रहा है कि बुरहानपुर के अंदर उनके रोड शो की तैयारी भी बीजेपी करेगी। आज जो समीक्षा बैठक ली गई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा मौजूद थे, उनमें बड़े नेताओं के प्रवास कार्यक्रम तय किए गए और आने वाले जो कार्यक्रम हैं, खासकर अगर बात करें 22 तारीख तक का बीजेपी का भी फिलहाल फोकस है और उसके बाद में अंतिम सप्ताह, अंतिम 5 दिन में बीजेपी के तमाम नेता पूरी ताकत लगाएंगे और उसके लिए भी अलग से रणनीति तैयार की जाएगी, अलग से चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई जाएगी। पर आज की बैठक काफी अहम आने वाले कार्यक्रमों के लिहाज से और बड़े नेताओं के प्रवास के लिहाज से बीजेपी ने तैयार की है और एक नई रणनीति के तहत बीजेपी इन उपचुनाव में जो है अब आगे नजर आने वाली है। पुनीत, चलिए, तो बीजेपी ने पूरे अभियान तय कर लिए हैं, जिम्मेदारियां तय कर ली हैं, दौरे यात्राएं तय कर ली हैं और केंद्रीय मंत्रियों के आने के बाद में माहौल और गर्माएगा, इतना तय लगता है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। बीजेपी ने जोबट से कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल के खिलाफ मोर्चा खोला। बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाते हुए महेश पटेल की चुनाव आयोग में शिकायत की। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल की शिकायत करने पहुंचा। महेश पटेल पर आरोप लगा है कि जोबट में बीजेपी कार्यकर्ताओं के हत्या की कोशिश हो रही। महेश पटेल का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से महेश पटेल पर निगरानी के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग की। जो जोबट से कांग्रेस के प्रत्याशी है जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है, उनके द्वारा लगातार वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की जा रही है। निर्वाचन आयोग में शिकायत की है और उस संबंध में भी हम लोगों का निवेदन था कि इसमें शीघ्र कार्रवाई हो या फिर चुनाव आयोग की तरफ से कोई पर्यवेक्षक उनके साथ पूरे समय रहे। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि बीजेपी उपचुनाव को लेकर व्यापक तैयारियों में जुटी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण योजनाओं को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। वी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अब कहीं भी चुनाव मैदान में नहीं है। लोकसभा विधानसभा की सभी सीटें पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस उत्साह के साथ और हम सब लोग चुनाव प्रचार में जो व्यापक जन समर्थन के साथ मैदान में जो उतरे हैं, इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ लोकसभा और विधानसभा की तीनों सीटें व्यापक बहुमत से जीतेंगे। ये केवल डूबता जहाज नहीं, यह तो एक कागज की नाव बची है जो कभी भी नदी में डूब जाएगी। ऐसे हालात कांग्रेस के बने हैं। उपचुनाव को लेकर प्रचार का दौर जारी है। कांग्रेस अब खंडवा लोकसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में सचिन पायलट को उतारने वाली। 26 अक्टूबर को सचिन पायलट अलग अलग जगहों पर चुनावी सभा करेंगे। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस के पास कोई युवा चेहरा नहीं बचा और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट के जरिए इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। हाँ, उनके आने की संभावना है, उनसे आग्रह किया है। सर, किस जगह, कहाँ? अब जहाँ संभव हो, जहाँ का प्रत्याशी किसी नेता को प्रचार प्रसार के लिए बुलाता है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि उसको उस क्षेत्र में भेजा जाए। मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह पर महिला प्रत्याशी के साथ अनैतिक व्यवहार का आरोप लगा। रैगांव विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी चुनाव सभा में मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है।
इसे महिला कांग्रेस ने आपत्तिजनक बताया और प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के सामने मंत्री का पुतला फूंका। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष कंसाना ने बताया कि बीजेपी के संस्कारों को मंत्री ने सरेआम लज्जित किया। बीजेपी नेत्री का ही नहीं बल्कि महिलाओं का ये अपमान है। कांग्रेस ने सीएम शिवराज से मंत्री को उनके पद से हटाने की मांग की। और यहाँ पे उजागर होता है कि भाजपा का चाल चरित चेहरा कैसा है महिलाओं के प्रति। यहाँ पे माननीय जो वहाँ के मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह जी जो महिला के साथ बर्ताव करते स्पष्ट तौर पे दिखे जा रहे हैं। अगर मानवीयता है, अगर महिलाओं के प्रति संवेदनाएं हैं, अगर महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तुरंत उनका इस्तीफा लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है और ऐसे वक्त में नेताओं की हर मुलाकात के मायने निकाले जाते हैं। चर्चाएं तब और बढ़ जाती हैं जब कोई विपक्ष का नेता किसी मंत्री से जाकर मिले। भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने उनके निवास पर तकरीबन आधे घंटे तक बातचीत की है। मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने इसे सौजन्य भेंट बताया, लेकिन सियासी गलियारे में इस मुलाकात को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही। प्रदेश के गृह मंत्री मुख्यमंत्री के बाद सेकंड नंबर का पद होता है। अब मुख्यमंत्री तो कई विषयों पे रिजर्व हो जाते हैं, पर नरोत्तम भाई मित्रता भी निभाते हैं और जो काम क्षेत्र के हैं, प्रदेश से संबंधित है, उन्हें निभाने में कभी कंजूसी भी नहीं करते। नर्मदा परिक्रमा करने वालों पर दिए बयान के बाद बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का विरोध तेज हो गया। कांग्रेस दफ्तर के बाहर महिला कांग्रेस ने शुद्धिकरण किया। साध्वी प्रज्ञा सिंह की तस्वीर पर नर्मदा जल और गंगा जल का छिड़काव किया। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष कंसाना ने कहा कि जब तक साध्वी अपने बयान पर माफी नहीं मांगती तब तक उनका विरोध कांग्रेस करती रहेगी। ऐसी नर्मदा मैया के बारे में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अगर ऐसा बोला है तो वो बहुत ही निंदनीय है। महिला कांग्रेस की निंदा करती है। महिला कांग्रेस मांग करती है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी माफ़ी मांगे, अपने कहे हुए शब्दों को वापस ले, अन्यथा आने वाले समय में उनको जनता ही जवाब देगी, क्योंकि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ किया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच आज भोपाल में ओबीसी महापंचायत हुई, जिसमें पिछड़े वर्ग की समस्याओं से लेकर आरक्षण और शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी को लेकर विचार मंथन हुआ। ओबीसी वर्ग के अलग अलग संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि जातिगत जनगणना के आधार पर ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। इसके अलावा शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी ओबीसी आरक्षण को लेकर गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। महापंचायत में यह ऐलान हुआ कि जब तक ओबीसी वर्ग की मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा। प्रदेश के नगरीय विकास आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने ओबीसी संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत की। तो ऑटोमेटिक लागू था। किस बात? कुछ विषयों में इन्होंने होल्ड किया है 13%, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा कोई ऐसी रोक नहीं है इम्प्लीमेंटेशन पे। तो इसमें लगभग 600-700 बच्चे प्रभावित हो रहे हैं पिछड़ा वर्ग के। तो वो जो पद हैं 13%, उनको याचिका के निर्णयाधीन करते हुए उनकी नियुक्ति पत्र जारी करने का प्रमुख मुद्दा है। ये करीब 28,000 शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। शिक्षक चयनित हुए, सूची जो है शासन को सौंप दी गई। तो 3 वर्ष लगभग हो गए, सूची पूरी जारी, अभी तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए थे। कुछ दिन पूर्व जारी हुए, जिसमें ओबीसी के जो चयनित शिक्षक हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। चलिए और अब देखते हैं बिग न्यूज। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम समेत 5 अन्य दोषियों को रणजीत सिंह हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा पंचकुला सीबीआई विशेष अदालत ने सुनाई। साथ ही राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना लगाया गया। यूपी के शाहजहांपुर जिले में बड़ी वारदात मिली देखने को। बेखौफ बदमाश ने शाहजहांपुर के कोर्ट के भीतर घुसकर वकील को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। फायरिंग की आवाज के बाद वहां मौजूद वकील दौड़कर घटनास्थल पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गया। गोली मारने वाला शख्स तमंचा वहीं छोड़कर भागा। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए जम्मू क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर आज रवाना हो चुके हैं। नियंत्रण रेखा के निकट अग्रिम क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वहां चल रहे अभियान के बारे में शीर्ष अधिकारियों से जानकारी लेंगे। सेना ने एक बयान में इस बाबत जानकारी दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र में कल्याण की आधारबाड़ी जेल के 20 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जेल अधिकारी ने बताया कि इन सभी को ठाणे सिविल अस्पताल में भर्ती किया। मुंबई के रविवार को कोरोना से मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया। राज्य में कोरोना संक्रमण से मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रीवा जिले के देवताला विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए 7 दिन की साइकिल यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होगी। विधानसभा अध्यक्ष इस दौरान करीब 72 गांव का दौरा करेंगे और हर गांव में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर फीडबैक लेंगे। साथ ही लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश होगी। गिरीश गौतम ने कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। यात्रा के जरिए लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जाएगी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएं। यात्रा के समापन पर देवतालाब स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। आर्थिक तंगहाली से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार अब खनिज से अपना खजाना भरने की कोशिश कर रही है और इसीलिए अगले 2 महीनों में 60 से ज्यादा खदानों के लिए निविदाएं जारी की जाएंगी। इनमें 14 रेत खदानें शामिल हैं जिनकी निविदाएं अगले महीने जारी हो सकती हैं। दरअसल इनमें अलीराजपुर की खदान भी शामिल है और अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और ऐसे में नीलामी में देरी हो रही है। खदानों की नीलामी जिला स्तर पर कलेक्टर की देखरेख में होगी, लेकिन निविदाएं राज्य स्तर से जारी होंगी। मध्य प्रदेश में 14 रेत खदान, 11 मुख्य खनिज और 400 से अधिक गौण खनिज खदानों की नीलामी होना है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी गोली कांड को लेकर ग्वालियर में अखिल भारतीय किसान सभा में जमकर प्रदर्शन हुआ। फूलबाग चौराहे से पड़ाव तक का यह प्रदर्शन हुआ और इसके बाद रेल रोकने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर बढ़े, जिसके बाद पुलिस ने पड़ाव चौराहे से पहले लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर 70 से 80 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। रेल रोको आंदोलन के पहले पुलिस ने किसानों के साथ संयुक्त बैठक की, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। इसके बाद फूलबाग में किसानों का जुटना शुरू हो गया। ये देखिए, ये शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को कैसे दबाया जाता है वो आप देख रहे हैं। यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से रेल रोकने का आंदोलन था और यहाँ पर पुलिस ने बीच रास्ते में ही जो है लोगों को गिरफ्तार किया है। हम इसकी निंदा करते हैं। राष्ट्रीय कॉल था प्रत्येक किसान यूनियन की तरफ से ये रोकने का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। उसी बीच में इनके द्वारा इस प्रकार से बर्बरता पुलिस के द्वारा दिखाई गई। अभी कुल 70-80 लोगों को यहाँ वो किया गया है, रेल रोको आंदोलन डिटेन किया है और अभी इस पर कार्रवाई हो रही है। भोपाल में मंत्रालय कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा कि सरकार कई विभागों में सीधी भर्ती कर रही है, लेकिन पहले से 20-20 साल से कर्मचारियों के नियमितीकरण पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कर्मचारी संगठनों की 8 सूत्री मांग पर सरकार उदासीन है। संगठन ने मांगों पर जल्द निर्णय लेने के लिए सरकार को 22 अक्टूबर तक का वक्त दिया। इसके बाद भोपाल में प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश के सरकारी 62 विभागों में 1 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। सरकार ने उसमें सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है कि यदि विभाग में पद रिक्त है और वहां अनियमित कर्मचारी कार्यरत है तो पहले उसको नियमित किया जाए, उसके बाद सीधी भर्ती की जाए। लेकिन सरकार की अफसरशाही की गलत नीतियों के कारण सरकार सभी विभागों में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का आदेश जारी करी है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में बीपीओ कर्मचारी की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तब जाकर आरोपी गिरफ्तार हो पाए हैं। दरअसल मृतक आकाश की पत्नी वर्तिका का
नर्सिंग सुपरवाइजर मनीष शर्मा से अवैध संबंध था और इस बात की जानकारी आकाश को हो गई थी। इसके बाद उसकी पत्नी और प्रेमी ने मिलकर हत्या की साजिश रची। आरोपी मनीष ने 2 बदमाशों से रास्ते में घिरवा करके पति अशोक को मौत के घाट उतार दिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में पिछले 3 महीनों में दान पेटी, लड्डू प्रसाद विक्रय, ऑनलाइन दान, शीघ्र दर्शन और भस्म आरती शुल्क से 23 करोड़ रुपए की आय हुई है। मंदिर समिति अध्यक्ष और कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि इस आय में मंदिर के सभी प्रकार के खर्चे हटा दिए जाएं तो मंदिर समिति को 3 महीने में 9 करोड़ रुपए की आय हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद 28 जून से मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। ये आय 28 जून 2021 से 15 अक्टूबर 2021 तक की है। दान पेटी से विदेशी करेंसी भी निकली है। विदेश से ऑनलाइन दान भी मिला है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि जिस तरह मंदिर का विस्तारीकरण हो रहा है उससे संसाधन जुटाने होंगे और ऐसे में दानदाताओं से अपील है कि बड़ी संख्या में दान कर वो अपना योगदान दें। अगर 23 करोड़ की प्राप्ति हुई है तो इसका अर्थ है कि अगर 8 करोड़ रुपए के लड्डू प्रसाद जो है महाकाल मंदिर से बेचा गया है तो 8 करोड़ के लड्डू प्रसाद को बनाने के पीछे हमारा 10 करोड़ का खर्चा हो रहा है, तो सीधा सीधा हमारा 10 करोड़ इसमें माइनस हो जाता है। इंदौर के लोगों में अब कोरोना के प्रति डर खत्म होता जा रहा है और इसका विपरीत असर देखने को मिल रहा है। इंदौर वैक्सीनेशन में पिछड़ रहा है। लोग दूसरे डोज को लेकर उदासीन हैं। जिले में करीब 6.5 लाख लोग ऐसे बचे हैं जिनको दूसरा डोज लगना है। तारीख निकल चुकी है लेकिन वो टीकाकरण केंद्र पर नहीं आए। अब तक 56% लोगों को दूसरा डोज लगा है। 44% लोग बचे हुए हैं। शहर में ओवरडोज मामले बढ़ रहे हैं और प्रशासन दीपावली तक सभी को दूसरा डोज लगाने की तैयारी में है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।